एक सवाल जो सबसे बड़ा उठता है वो सवाल है वीजा का। अभी वीजा को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स कनाडा के साथ हमारी बनी, ऑस्ट्रेलिया के साथ बनी, यूके के साथ भी है। और ट्रंप ने पिछले टर्म में जो वीजा में दिक्कतें आई थी, और अभी भी जो अमेरिकन फर्स्ट का नारा है, तो उसमें अमेरिका के हित जो है वो इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के युवाओं को जॉब ज्यादा कैसे मिले वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्या वीजा की कुछ दिक्कतें हमें आने वाली हैं या इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, इसमें जो मुझे लगता है कि वीज़ा के लेवल पे निश्चित रूप से जो ट्रंप की जो अपनी प्रायोरिटी रही है कि अमेरिकन्स को अधिक से अधिक काम मिले, तो उसमें क्या होगा कि भारत से, देखिए, दो तरह के लोग भारत या चीन से या दूसरे देश से अमेरिका में जाते हैं। एक तो जो कंप्लीटली हाईटेक, अच्छे पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट है, वो जाते हैं, और दूसरा जो लेबर क्लास के लोग हैं जो वो जाते हैं। तो अमेरिका को टेक्नोक्रेट का जो है जो लोग आएंगे उसको वो नहीं रोकेगा। अपनी वीजा नीति ऐसे बनाएगा जिसमें कि अगर कोई टेक्नोक्रेट आ रहा है, क्योंकि वो उसके इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। अभी जैसे गूगल है या फेसबुक है या माइक्रोसॉफ्ट है, इस तरह की, चाहे एलन मस्क की कंपनी है, टेस्ला है, तो अमेरिकन जो 5-7-10 बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में जो टेक्नोलॉजी के जो मास्टर है उसमें मैक्सिमम इंडियंस है। तो आपको टेक्नोक्रेट को वो नहीं रोकेगा। लेकिन जो ये डंपिंग है, जैसे मेक्सिको से आबादी डंपिंग हो रही है, पश्चिम एशिया से आबादी डंपिंग हो रही है, पाकिस्तान से आबादी डंपिंग हो रही है, तो इंडिया से भी कुछ आबादी डंपिंग हो रही है। तो वो जो डंपिंग आबादी है, जो कि अमेरिका में जा किसी से ये किन प्रकार घुस जाओ और वहां पे इकोनॉमी पे जो बोझ बनता है आने वाले समय में, उसको वो बैलेंस करेंगे और उसको वो, मुझे लगता है कि रोकेंगे। वो वीजा को टाइट करेंगे और उस तरह के लोग जो सब्जी बेचने, गाड़ी धोने और गाड़ी चलाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, उन भीड़ को अमेरिका रोकने की कोशिश करेगा ये ट्रंप के टाइम में, अपने वीजा नीति को स्ट्रांग बना करके। उसमें भारत भी प्रभावित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो आता है वो आता है आतंकवाद का, और खास तौर पे पाकिस्तान और इधर से जो आतंकवादी गतिविधियां हैं। तो क्या अभी ट्रंप की नीतियां क्या होंगी इस पे? वो कितना सपोर्ट करेगा इंडिया को आतंकवाद की मामले में? देखिए, थोड़ा मैं बैकग्राउंडर जाते हैं। आतंकवाद को लेकर के यूरोप और अमेरिका की जो नीति रही है वो अच्छी, मतलब ग्लोबल हित में नहीं रही है। वो ये मान के चलते थे कि जब तक मेरे ऊपर नहीं आ रहा है कुछ, तो कोई बात नहीं है, जो मर रहा है या जिसके साथ आतंकवाद हो रहा है वो एक लोकल इशू है। वो ये मान के चलते थे कि ये एशिया का इशू है, ये ग्लोबल इशू नहीं है। और इसीलिए आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवाद को परिभाषित भी नहीं किया है। लेकिन जब 9/11 हुआ और उसके बाद यूरोप के, फ्रांस में, बेल्जियम में, ब्रिटेन में, बहुत सारे देशों में आतंकवादी हमले हुए आईसिस के बढ़ने के बाद, और अल-कायदा के ने अमेरिका को टारगेट किया, तो उसके बाद आतंकवाद को लेके यूरोप और अमेरिका की सोच में बदलाव आया कि नहीं, ये एक ग्लोबल थ्रेट है। तो उसके बाद से आपने देखा कि ट्रंप के पहले ही, उससे पहले ही जब बराक ओबामा थे या उससे पहले क्लिंटन थे, बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे, तो उस वक्त से अमेरिकन पॉलिसी में, अमेरिकन की पेंटागन पॉलिसी में चेंजेस आई रक्षा में कि भाई आतंकवाद एक ग्लोबल इशू है और आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक फाइट करना चाहिए। और भारत ये बात 4 दशक से कह रहा है कि आतंकवाद केवल लोकल इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू। और खुदा, मतलब दिक्कत ये हुई कि जो एशिया में जहां जहां आतंकवाद या जहां जहां उग्रवाद या जहां जहां पे वायलेंस, जो रीजनल वायलेंस जो बढ़ा, उसको खाद पानी देने का काम भी अमेरिकन यूरोपियन इकोनॉमी के द्वारा ही हुआ। जिसको आप चाहते थे कि एशिया में एक फियर बढ़े और फियर इकोनॉमी डेवलप करे, तो कब करेगा डेवलप? जब यहाँ पे फियर होगी, और फियर के लिए आपको आतंकवाद एक बड़ा बढ़िया रास्ता देगा। और उसमें इस्लामिक जो कट्टरपंथ है ना, वो उसको कैटलिस्ट का काम किया, उसको केवल हवा देनी थी। तो इससे क्या हो रहा है कि आतंकवाद का जो मतलब कि अमेरिकन इकोनॉमी, मैं सीधा नाम नहीं ले रहा हूँ जो अमेरिका इसमें आता है या किसी का था, लेकिन जो अमेरिकन इकोनॉमी के जरिए
फियर इकोनॉमी के चलते जिस तरह से एशिया में आतंकवाद को छोड़ दिया गया, हाँ। या इनडायरेक्टली बढ़ावा दिया गया अफगानिस्तान में जैसा हुआ, क्योंकि उनको हथियार कौन दे रहा था, बिल्कुल उनकी सप्लाई कौन कर रहा था, तो वो जो बढ़ाया आपने, तो उसमें भारत जैसे देश पीड़ित हुए। शीत युद्ध के समय से ही शुरू हो गया था, ये शुरू हो गया था, पहले रूस को भगाने के लिए आपने किया, बाद में तो भारत पीड़ित रहा आतंकवाद का। अब लेकिन जैसे ट्रम्प पहले कार्यकाल में आतंकवाद को लेके मुखर थे, पाकिस्तान को उन्होंने अपनी जो मदद थी वो रोकी थी, इसलिए कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पश्चिम एशिया में आतंकवाद के सारे ब्लॉक को कम किया था। तो वो चीज मतलब कि अब जो है आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई और मजबूत होगी और भारत को उसमें प्रायोरिटी मिलने वाली है, क्योंकि अब जो चीन का जो दोहरा रवैया है, या पाकिस्तान की मदद भी कर रहे हैं और आतंकवाद का विरोध भी कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। आपको डायरेक्ट आतंकवाद के खिलाफ आना पड़ेगा। और इस वक्त आतंकवाद एक ग्लोबल थ्रेट है और उसमें यूएन, अमेरिका, भारत, चीन, रशिया सब देशों को मिल के आके आपको लड़ना पड़ेगा, तभी आतंकवाद से आप। तो अब मुझे लगता है कि ट्रम्प की नीति आतंकवाद के खिलाफ मुखर रहेगी और उसमें भारत के साथ कदम से कदम मिला करके, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का जो एक्सपीरियंस है वो भारत से बेहतर किसी के पास नहीं है दुनिया में। तो वो सबको भारत की एक मदद चाहिए होगी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए आपको भारत से हेल्प लीजिए और दुनिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिए आप उसे मिल के लड़िए। ट्रम्प ने अपने जो चुनाव अभियान था उसमें एक जो बड़ी घोषणा की थी, उन्होंने जो वायदा किया था वो किया था, और चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने पहली बात जो कही थी वो ये कही थी कि हम दुनिया से युद्ध को रोकेंगे। तो इस समय पे दो युद्ध चल रहे हैं, अगर हम देखें तो यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है, बहुत लोग मारे जा चुके हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और इसी तरह से इजराइल और फिलिस्तीन, और अब सिर्फ फिलिस्तीन नहीं है, अब वो ईरान भी है, उसमें यमन भी है, उसमें बहुत सारे दूसरे देश हैं, सूडान भी है। तो इस तरह से ये जो चल रहा है, इनको रोकने में आपको क्या लगता है कि ये बहुत ईमानदार कोशिश रहेगी ट्रम्प की, या इसी तरह से जैसे इजराइल को संरक्षण अमेरिका लगातार उसके साथ खड़ा रहा है, उसी तरह से रहेगा? देखिए, यहाँ पे हम दो तरीके से समझेंगे। पहला तो ये कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, तो युद्ध शुरू क्यों हुआ? इसलिए कि आप नाटो का विस्तार कर रहे हैं जी, और नाटो में कुछ यूरोपीय देश हैं, कुछ अमेरिका खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं नाटो का, और आपने कहा कि हम यूक्रेन को शामिल कर लेंगे। और ट्रम्प की नीति ये है कि ट्रम्प नाटो को अमेरिका पे बोझ मानता है, क्योंकि जिन जिन देशों को आप जोड़ रहे हैं अपने साथ, उसकी सुरक्षा की आप गारंटी ले रहे हैं। सेना आपकी है, जवान आपके हैं, उतनी आर्मी और किसी देश के पास है नहीं, तो आप वहाँ पे सुरक्षा के नाम पे तो आर्थिक रूप से आप पे बोझ पड़ता है। और इसलिए जो है ट्रम्प ने कहा था कि हम उस युद्ध को रोकेंगे। तो युद्ध रोकने, हम रूस और यूक्रेन की बात कर रहे हैं जी, युद्ध को रोकने के पीछे अगर मान लीजिए कि बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को आर्थिक मदद नहीं करता, तो युद्ध इतना लंबा नहीं किया। एक तो ये बात, तो इसका मतलब आपने आर्थिक रूप से अमेरिका को बोझ बढ़ाया कि आप युद्ध को जारी रख करके, और सिर्फ इस अहंकार में कि आपको रूस को नीचा दिखाना है या रूस को खत्म कर देना है या रूस को पस्त कर देना है, ये आपकी सोच के तहत आपने उस युद्ध को चलने दिया। लेकिन उस युद्ध का नुकसान किसको हुआ? दुनिया को और यूरोप को। जो यूरोप नाटो में आपके साथ है, उस यूरोप की पूरी इकोनॉमी रूस और यूक्रेन पर निर्भर है, क्योंकि अगर रूस उसको एनर्जी की सप्लाई नहीं करेगा, तेल की सप्लाई नहीं करेगा, आप तो अमेरिकन, तो आप तो बहुत दूर बैठे हुए हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, तो यूरोप उससे कनेक्टेड था और सबको तेल की सप्लाई कर रहा था, पूरी एनर्जी के लिए रूस पर निर्भर था, और गेहूं के लिए भी यूक्रेन और रूस पर निर्भर था यूरोप। इसीलिए फ्रांस जैसे देशों ने इसका विरोध किया। तो कहने का सेंस कि आपने उसकी मदद कर, आप इनडायरेक्टली यूक्रेन को समझा सकते थे कि भाई आप युद्ध को खत्म करें, या यूक्रेन के भी राष्ट्रपति को अपनी जनता के हित में नाटो में जाने की जरूरत क्या थी? आप क्या रूस से दोस्ती कर लो? हाँ, रूस से ही तो निकले हो, रूस से निकले हो, तो रूस से ही आपको साथ रहने में आप भाषा भी, कल्चर भी, सारी चीजें मिलती हैं। सब चीज है।
तो एक तो जेलेंस्की की समझदारी नहीं थी कि आप अमेरिकन प्रभाव में आया, दूसरा कि अमेरिका ने जेलेंस्की के कंधे पे बंदूक रख करके किस जनता को मरवाया, यूक्रेन जनता को, अपने ही देश की जनता को। अमेरिका के लोग थोड़े मर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो पैसा दे रहा है आपको। आप रूस से लड़ रहे हैं या तो रशियन को मार रहे हैं, रशियन आपको मार रहे हैं, तो यानी कि इनडायरेक्टली आप अपने ही नागरिक को मार रहे हैं। तो ट्रंप इसमें से अपने हाथ खींचेंगे। और मुझे लगता है कि यूक्रेन को जो आर्थिक मदद देने की बात थी, अभी एक और डिसीजन हुआ है कि बाइडेन प्रशासन ने कहा कि हम जाते जाते इतने फंड यूक्रेन को हम दे जाएंगे कि साल भर युद्ध लड़ सके। यानी कि बाइडेन प्रशासन को पता है कि ट्रंप जैसे ही आएंगे तो यूक्रेन की मदद रोकेंगे। तो इसीलिए हम अभी ही सरकार के थ्रू इतना पैसा दे दें उसको कि वो साल भर तक युद्ध को जारी रख सके। तो एक तो युद्ध दुनिया के हित में नहीं है, दूसरी बात इस युद्ध को जितना आप लंबा खींचेंगे वर्ल्ड वार की आशंका बढ़ेगी और आपका जो ग्लोबल एनर्जी सिस्टम, आपूर्ति सिस्टम और अनाज आपूर्ति सिस्टम वो ठप होगा। तो इसीलिए वो इसमें किसी के, और अमेरिका को अपने इकोनॉमिक देन तो लग ही रहा है, आर्थिक रूप से आपका बोझ बढ़ रहा है। तो ट्रंप पहले आकर के इसीलिए उस मदद को जैसे ही खींचेंगे, और चूंकि पुतिन से उनके अच्छे रिश्ते भी हैं तो उनको भी मनाएंगे, और मना करके मुझे लगता है कि एक युद्ध समाप्ति की संभावना बन सकती है वहां पे। लेकिन इजराइल पे केस दूसरा है। इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनके साथ भी ट्रंप के अच्छे रिश्ते, एक पॉइंट। दूसरा कि इस पॉकेट में, पश्चिम एशिया के पॉकेट में अगर आप देखेंगे तो इजराइल एक अमेरिका का कट्टर समर्थक आज से नहीं है, बहुत समय से है। चूंकि यहूदी बेल्ट है और इसको संरक्षण देने के लिए अमेरिका ये है। और बड़ी बात है कि इजराइल के अमेरिका के कूटनीतिक प्रयास से ही इजराइल के, चाहे सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, इन जैसे देशों से अच्छे संबंध बने। ठीक, तो यानी कि मुस्लिम कंट्री से भी उन्होंने एक अच्छी संबंध बनाना शुरू किया और टेक्नोलॉजी वाइज वो आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, कि केवल मुस्लिम और यहूदी नहीं है, लेकिन ईरान ने 3 आतंकवादी संगठन को वहां मदद कर रहे हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हूती। हूती भी सुन्नियों का ग्रुप है, और ये तीनों आतंकवादी ग्रुप को सिर्फ आपने इसलिए खड़ा किया कि इजराइल को आप 3 तरीके से घेर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इजराइल का जो युद्ध आप देख रहे हैं, ट्रंप के आने के बाद इजराइल को ट्रंप मदद करेंगे, और इजराइल भी ने किसी कंट्री के साथ युद्ध करने की बात नहीं करी है, वो भी एक वो कर रहा है कि हम आतंकवादी संगठनों को रीढ़ तोड़ेंगे, खत्म करेंगे। लेकिन इससे जो दूसरी चीज उभर के आ रही है, इस सारी लड़ाई में अगर लेबनान और इधर ईरान अगर शामिल होते हैं तो पूरी दुनिया के लिए एक जंग का मैदान बनने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। तो उसमें कितनी समझदारी से आगे बढ़ेंगे ट्रंप, मतलब ये देखना होगा, ये देखने वाली बात होगी। और इजराइल की मदद ट्रंप नहीं रोकेंगे, ये तो बात तय है कि जब वो सत्ता में रहेंगे उनके संबंध अच्छे हैं। और इजराइल लड़ाई इसलिए लड़ने को मजबूर है कि अगर इजराइल नहीं लड़ेगा तो इजराइल की विरोधी शक्तियां हैं, वो इजराइल को खत्म करने के लिए बैठा हुआ है। तो यहाँ पे वो स्थिति है कि अगर आप नहीं मारेंगे तो अगला आपको मार देगा, तो वो कंडीशन है वहाँ की। तो वहाँ पे अमेरिकन इजराइल की हेल्प में रहेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। सऊदी अरब के साथ इजराइल के, इसीलिए आपने देखा कि मुस्लिम कंट्री ने पहले आवाज उठाई थी, बाद में बैक हो गया। अब कतर भी खुल के नहीं बोल रहा है जी। तो अब जो ये ईरान के साथ भी संघर्ष उस तरीके से नहीं जाएगा, क्योंकि ईरान के अंदर में घुस के जिस तरह से हमला किया जी और हमास के चीफ को मारा, ये ईरान को पता है। और ईरान को यह भी पता है कि चूंकि अमेरिका और ईरान के संबंध खराब हैं, प्रतिबंध है, इसीलिए अब अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान के सारे कुकर्मों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये तो खैर दूसरे देशों के बारे में हम इस शब्द का प्रयोग ना करें कि वो कुकर्म किसके हैं,
बहुत सारी चीजें हैं अब इसमें। देखिए, आतंकवादी संगठन हाँ। को प्रश्रय देना किसी भी रूप में, मैं नहीं समझता हूँ कि जी। चाहे वो लोकतंत्र का तरीका हो, हाँ। चाहे वो लेकिन वो अमेरिका भी देता रहा है, अमेरिका भी दे वो रहा है, अमेरिका भी वो देता भी है। नहीं कर रहे तो हैं। कुकर्म उधर के हैं, इधर के हैं, किसके हैं, ये जो चीजें हैं ना, इस पे बड़ी बात। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र के, किसी भी शासन के तरीके जी, में जी। आतंकवाद को बढ़ावा देना बिल्कुल, सही नहीं कहा बिल्कुल जाएगा, नहीं। चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, हाँ। चाहे कोई भी राष्ट्र, बिल्कुल सही है। कोई भी राष्ट्र करे। एक और जो मुद्दा है जी, जिसकी डिमांड हम बहुत सालों से करते रहे हैं, और एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते एक हक भी बनता है, हम इसको लगातार अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे रखते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी जो सीट है, जी, सदस्यता की बात है, स्थायी सदस्य भारत बने, तो इसमें क्या आपको लगता है कि कितना इस समय पे ट्रंप के आने के बाद क्या भारत को पॉजिटिव उसका रुख रहेगा, उसकी मदद मिलेगी या क्या? देखिए, भारत की राह में जो बाधा है वो चीन है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का 5 अस्थायी सदस्य है, उसमें से चीन शामिल है, और चीन कभी नहीं चाहता है कि भारत और जापान, दो उसके ऐसे पड़ोसी हैं जो मजबूत पड़ोसी हैं, तो वो नहीं चाहते कि भारत और जापान जो है सो संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बने और भारत जैसे कंट्रीज को वीटो पावर मिल जाए। उसमें क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे चीन के बहुत सारे ऐसे काम है जहां पर कि भारत उसको ब्लॉक कर सकता है, तो चीन को ये डर है। और बाकी जो 4 सदस्य हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, चाहे रूस है, चाहे ब्रिटेन है, तो ये सभी देश अपने अलग अलग समय में भारत के समर्थन की, भारत की दावेदारी की का समर्थन कर चुके हैं। सभी देश ने कहा है कि लेकिन आपने कहा कि ट्रंप जब आएंगे तो ट्रंप के चीन से भी संबंध सुधारने की कोशिश होगी, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि वो एक बिजनेस बैकग्राउंड के नेता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे जैसे ट्रंप के समय में चीन के साथ रिश्ते और खराब हुए थे, उसको आकर के बाइडेन ने थोड़ा माइल्ड किया था कि ट्रेड वार को कम किया था, बिल्कुल। तो यूएन में अस्थायी सदस्यता के लिए चीन विरोध करते रहेंगे। अमेरिकी मदद के बाद भी भारत को सफलता नहीं मिलने वाली है, ये बात तो तय है कि अगले 4 साल में भी आपको या तो आप यूएन को खत्म कर दें, यानी ध्वस्त कर दें कि भैया यूएन किसी काम का नहीं है, हमको यूएन रखना ही नहीं है, यूएन डिसॉल्व हो जाए और फिर एक नया यूएन बने, तभी भारत जैसे देश, क्योंकि इसीलिए छोटी छोटी बॉडीज बहुत सारी बन रही है, इसीलिए G20 है, और पिछले 4 दशक में यूएन निष्प्रभावी है, कोई उसका वो नहीं है। अभी तो बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं जहाँ पे कि सब अपने अपने कंट्रीज अपने अपने ग्रुप में अपने हितों के साथ अपने हितों के साथ जुड़े। तो मुझे लग रहा है कि अभी अस्थायी सदस्यता के लिए भारत को इंतजार करना पड़ेगा। चीन के रहते हुए भारत को अस्थायी सदस्यता मिलना मुश्किल। जी, आखिरी सवाल, भारत और अमेरिकी संबंधों के बीच में जो टकराव की जो जगह है, उसमें एक सबसे बड़ा जो टकराव की जगह है वो है पर्यावरण का क्षेत्र, क्योंकि वहां पे लगातार अमेरिकी हित और भारत के जो हित है, विकसित देश और विकासशील देशों के हित लगातार टकराते हैं। तो उसमें कितनी प्रोग्रेस आप समझते हैं कि ट्रंप के आने के बाद होने की उम्मीद है, या और इसमें कुछ खराबी आने की जगह बन? मुझे लगता है कि पर्यावरण के मुद्दे पे जिस तरह से ग्लोबल नीड है कि आपको तुरंत ही ग्रीन टेक्नोलॉजी और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए आपको इस्तेमाल करना, आपको टेम्परेचर को, आपको धरती के तापमान को घटाने के लिए प्रयास करना होगा, और इसकी तुरंत नीड है। लेकिन जो ट्रंप की नीति है जिस संरक्षणवाद की और पर्यावरण को लेकर के कि हम विकासशील देशों की मदद नहीं करेंगे, और ट्रंप ने पिछली बार खुल के कहा था कि भारत को अमेरिका की मदद की क्या जरूरत है, भारत खुद ही स्ट्रांग है, चीन दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, तो उसको फिर अमेरिका की मदद क्यों चाहिए। तो इस तरह से ट्रंप ने अपने पैसे का जो डोनेशन देने की बात थी, या जो क्लाइमेट करार में जो ये इशू वित्तीय पोषण का जो मुद्दा अटका हुआ है कि विकसित देश फंड दें और उससे विकासशील देश अपने टेक्नोलॉजी की मदद से अपने इकोनॉमी को चेंज करें, ये जो फंड है इसमें फिर वापस कोई सहमति नहीं बनेगी।
और ट्रम्प की जो नीति है उसमें पर्यावरण को लेकर के एक तरह से दिक्कत ही होने वाली है। जो आने वाले समय में जो वित्त पोषण की बात है वो जमा होने के चांसेस नहीं है। विकसित देश इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, कम से कम अमेरिका तो बिल्कुल करने को तैयार नहीं होगा। होगा क्या कि वाकई भारत ने जो शुरू भी किया है कि अगर आपको अपने इकोनॉमी को ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ आगे ले जाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है, सुरक्षित रहना है, तो आप जो कार्बन रिलेटेड आपका इंडस्ट्री है उसको आप कम कीजिए और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दीजिए। और उसके लिए भारत ने प्रयास भी शुरू किया है। हाइड्रोजन ईंधन पे भारत काम भी कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात अपनाने की बात हो उसको अपना रहा है, सोलर को अपनाने की बात हो रही है। तो भारत अपने लेवल पे प्रयास कर भी रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ट्रम्प के आने से भारत जैसे देशों को डोनेशन नहीं मिलने वाला है, ये तो पक्का है। एक चीज और अभी चलते चलते हम कर सकते हैं, वो ये है कि अमेरिका के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कमला हैरिस की तरफ जाएगी, लेकिन ट्रम्प को वोट किया उन्होंने। और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि ट्रम्प जिस तरह से इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ बोलते हैं और जो उन्होंने अभी बांग्लादेश के लिए भी और दूसरे देशों के लिए बोला, जिस तरह की उन्होंने टिप्पणियां की, उसके बावजूद जो मुस्लिम जो मतदाता है उनका भी बड़ा हिस्सा जो ट्रम्प के खाते में गया है, उनकी वोट मिली है। और जो मुस्लिम बहुल राज्य है वहां भी ट्रम्प जीत के आए हैं। तो इसके पीछे क्या आप मैजिक समझते हैं? देखिए, इसके पीछे जो बाइडेन प्रशासन की जो नीति रही है कि जो बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के बाद जब इजराइल ने हमास के साथ संघर्ष शुरू किया तो उस संघर्ष के बाद पड़े लगा कि 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने ठान लिया कि हमें हमास को खत्म ही करना है, फिर बाद में हिजबुल्लाह के खिलाफ हो गए, फिर बाद में हूती को इसके खिलाफ लड़ने लगे, फिर उसमें ईरान कूद गया। तो ये जो पश्चिम एशिया में जो स्ट्रगल है, तो इजराइल की लड़ाई को अमेरिकन मुस्लिम्स ने ये माना कि ये इजराइल की लड़ाई यहूदी बनाम इस्लाम है। इस लड़ाई को उस रूप में देखा जो अमेरिकन मुस्लिम जी। और ये लड़ाई को समर्थन कौन कर रहा था? तो अमेरिकी प्रशासन, जो अमेरिका नहीं, अमेरिकी का जो बाइडेन, क्योंकि कमला हैरिस की पार्टी वही थी। तो कमला हैरिस, तो वहां के मुस्लिमों को लगा कि अगर कमला हैरिस जीत के आती है तो इसका मतलब वो नीति कंटिन्यू रहेगी, इस्लाम के खिलाफ यहूदी की लड़ाई कंटिन्यू रहेगी। और चूंकि ट्रम्प ने वादा किया कि हम आएंगे तो युद्ध को रोकेंगे और इजराइल युद्ध को भी खत्म करेंगे, संघर्ष को, इजराइल को मैं युद्ध नहीं संघर्ष करता हूँ कि ये संघर्ष भी खत्म करेंगे। तो उसमें मुस्लिमों को एक उम्मीद जगी कि जो अगर ट्रम्प को हम वोट करते हैं और ट्रम्प का प्रशासन आता है तो अमेरिका की जो बाइडेन प्रशासन की नीतियां ब्लॉक होगी और युद्ध खत्म होगा। तो मतलब इस्लाम, क्योंकि इजराइल ने बहुत बुरी तरीके से चाहे हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी हो, चाहे हमास की कमर तोड़ी हो, चाहे मालिक, उसमें हुआ क्या है कि कहने के लिए आतंकी संगठन तो 100 लोगों की है, 200 लोगों की है, 1000 लोगों की है, लेकिन आम लोग मारे तो आम आदमी। आप देखिए कि इस गाजा में रोज 50 बच्चे, औरतें मारे जा रही है, वो तो आम नागरिक है। लेबनान में आपने आम लोगों को निशाना बनाया है, बहुत लोग मरे हैं। तो वो एक मुस्लिमों में एक बात तो है कि आम मुस्लिम वाले मारे जा रहे हैं। बिल्कुल। और इवन की जब आतंकवाद करते हैं मुस्लिम, तो वो भी आप मुस्लिम को टारगेट, आम मुस्लिम को टारगेट करते हैं, आम मुस्लिम को। तो मर तो आम मुस्लिम रहे थे ना। तो वो ज्यादातर, तो इसीलिए जो मुस्लिमों का झुकाव है वो इसलिए कि एक उम्मीद है कि अगर ट्रम्प आएंगे और इजराइल की युद्ध संघर्ष खत्म होगा तो जो बेकसूर मुस्लिम है, मुस्लिम नागरिक है, उसकी जान बचेगी और उसकी सुरक्षा होगी। तो इस कारण से बाइडेन को वहां पे अमेरिका में सपोर्ट मिला। अब जैसे हिंदू की बात है कि हिंदू का समर्थन जो है, तो आपने गौर किया होगा कि जो आप कमला हैरिस का मैनिफेस्टो देखिए जी, उसने जो बात करी है वो पर्यावरण की बात, वो जो भी मुद्दे उठा रही थी वो मुद्दे तत्कालिक नहीं थे, तुरंत प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। इन फ्यूचर में अमेरिका का क्या होगा कल को देखने के लिए लोग बैठे नहीं। और ट्रम्प का घोषणा पत्र देखिए तो उसमें सारे मुद्दे तुरंत के थे कि भैया आएंगे तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। और जो हिंदू मेजोरिटी जो कि कल तक
कमला हैरिस को जी। भारतीय होने के नाते, और पीछे भी हमने जिक्र किया, अब भी जिक्र कर रहा हूँ कि कमला हैरिस अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में कभी भी ऋषि सुनक की तरह से अपने आप को एज ए इंडियन सिटीजन प्रेजेंस नहीं किया है, कभी नहीं। अपने नैरेटिव में, अपने राजनीतिक करियर में एज ए अमेरिकन बनने की कोशिश कर रहे थे हमेशा, हर मोर्चे पे। जैसे एक बिहार नहीं बोलूंगा आपके शो में, अपने ही देश में दूसरे स्टेट से किसी जाते हैं तो अपना प्रेजेंस कम शो करते हैं। जी जी। तो ये प्रॉब्लम थी कमला हैरिस में, इसीलिए भारतीयों से वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। ये और बात है कि डेमोक्रेट पार्टी की नीतियां ऐसी हैं जिसमें कि भारतीयों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आप पार्टी के तौर पे तो मदद करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के तौर पे बात आती है तो कमला हैरिस का व्यक्तित्व भारतीय के अनुकूल नहीं था जी। तो इसीलिए उनको इतना नुकसान हुआ कि भारतीय जो है दौड़ के चले गए, ट्रंप के साथ चले गए। हिंदू वोटर ट्रंप को मिला, तो हिंदू और मुस्लिम वोटर के मिलने के पीछे ये है। और अमेरिका में आपको पता है कि दो चीज, एक तो रेड जोन है जो कि आपका रिपब्लिकन क्षेत्र है जी। एक ब्लू जोन है जो कि डेमोक्रेट क्षेत्र है, और 7 स्विंग स्टेट, 7 जहां पे कि वहां पे जिसको वोट मिलेगी उसको सफलता मिलेगी। तो यही 7 सीट ने इस बार ट्रंप की बाजी दी है। और अंत में ये मैं यही कहना चाहूंगा कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती की दुनिया में चर्चा होती है जी। तो देखने वाली बात होगी कि कहीं ये हिंदी चीनी भाई भाई की तरह जो ना कुछ ऐसा हो, मतलब ऐसी होप कि ऐसा ना हो जो हिंदी चीनी, क्योंकि लेकिन ट्रंप और मोदी के शासन काल, मोदी को भी अभी 4 साल और बचे हैं शासन करने के लिए, ट्रंप भी 4 साल के रहेंगे, उनके पास भी 4 साल उनके पास भी रहेंगे। तो इस 4 साल में अगर भारत अमेरिका का बंधन, लेकिन ये बात तय है, अच्छा भारत को अब रूस से भी कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के बाइडेन प्रशासन में हमेशा रूस पर उसकी तिरछी नजर रहती थी। भारत और रूस के संबंध को लेके वो हमेशा सतर्क रहते थे, क्योंकि अमेरिका अब के जो ट्रंप है उनकी भी पुतिन से ठीक ठाक है। तो कहने का सेंस कि अब भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि आप रूस से भी दोस्ती रखो, आप चीन से भी रखो, आप अमेरिका से भी रखो, सबसे अपनी संतुलन बना के रखो और अपने को आगे ले चलो। जी। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में जो बातचीत हमने की, इससे पूरी दुनिया में जो बदलाव होने वाला है ट्रंप के आने से, उस पर बात की, और भारत और अमेरिकी संबंध किस तरह से आगे डेवलप होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसमें कितना हमें नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, इन सब मुद्दों पे बात की। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम जो इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करेंगे, हमारे दर्शक जरूर उसको सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे पूरी दुनिया की स्थिति क्या है और उसमें भारत कहाँ लोकेट हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है और क्या भारत के पक्ष में है। तो इन सारी चीजों पे हम लगातार बात करते रहेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने लंबे समय तक आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।